अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है जी महाराष्ट्र इलेक्शन रिजल्ट 2024। आज ये रौनक की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम राणा मंदिर, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर, मलिक शक्लान इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। ये अच्छा हो गया, महाराष्ट्र में ईवीएम की जीत हो गई और झारखंड में लोकतंत्र की। वेरी गुड। आर यू कॉमेडी मी? मतलब महाराष्ट्र का रिजल्ट देखो, कांग्रेस पार्टी वहां से ऐसे साफ हो गई जैसे हार्पिक डालने के बाद टॉयलेट साफ हो जाता है। मतलब जो महाआघाड़ी महाराष्ट्र में 200 सीटें लाने का दावा कर रहा था, उस पूरे गठबंधन को मिलाकर 60 सीटें भी नहीं आई। जो कांग्रेस पानी की टंकी पर चढ़कर हर रोज 100 सीटें लाने का दावा कर रही थी, वो कांग्रेस 20 सीटें भी नहीं जीत पाई। मतलब अगर क्रिकेट की तरह पॉलिटिक्स में भी मार खाकर रिटायर होने का ऑप्शन होता तो राहुल बाबा 10 जनपद वाला बंगला किराए पर चढ़ाकर अभी हिमाचल के किसी आश्रम में सूर्य नमस्कार कर रहे होते। बस मतलब एक होती है कांटे की टक्कर, फिर होता है कड़ा मुकाबला और फिर आती है इज्जतदार हार। मगर कांग्रेस के साथ महाराष्ट्र में जो हुआ है उसे कहते हैं चीरहरण। वो है जलालत, गजब बेइज्जती, दौड़ा दौड़ा कर मारना और कंबल कुटाई। गजब बेइज्जती है। सच कहूं तो मेरे को तरस आता है इन पर कि लोकसभा के टाइम बीजेपी पूर्ण बहुमत से 20-30 सीटें पीछे रह गई तो ये लोग ऐसे खुश हो रहे थे जैसे राहुल बाबा ने चेस वर्ल्ड कप में मैग्नस कार्लसन को हरा दिया हो। मतलब 10 साल सत्ता से बाहर रहने के बाद भी कांग्रेस पार्टी अपने दम पर 100 सीटें नहीं जीत पाई। मगर इनके नेता मुट्ठियां भींचकर ऐसे सेलिब्रेट कर रहे थे मानो राहुल बाबा ने घर की गैराज में आलू से सोना बनाने वाली मशीन असेंबल कर ली हो। मैंने तब भी बहुत समझाया कि भाई बेशक बीजेपी को उतनी सीटें नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी, मगर बीजेपी को राइट ऑफ मत करो। 10 साल सरकार चलाने के बाद भी बीजेपी 240 सीटें जीत कर ला रही है। कांग्रेस पार्टी तो 10 साल सत्ता में रहने के बाद 40 सीटों पर सिमट गई थी, मगर ना, कांग्रेसी कहां सुनने वाले थे। ये दुनिया की इकलौती ऐसी पार्टी है जो लगातार तीसरा चुनाव हारने के बाद भी नाच नाच कर अपने घुटने तोड़ रही थी। 40 नंबर आने पर भी दोस्तों को पार्टी देने की जो खुशी है ना, वो वही बच्चा समझ सकता है जो खुद 3 साल से फेल हो रहा हो। लोकसभा इलेक्शन के बाद कांग्रेसियों को लग रहा था कि बस अभी हरियाणा इलेक्शन होंगे, हम उसमें जीत जाएंगे, हमारे जीतते नीतीश बाबू और चंद्रबाबू मोदी जी को फेसबुक पर अनफ्रेंड कर देंगे और अक्टूबर तक राहुल बाबा देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। मगर हरियाणा में जो इनकी कुटाई हुई उसे पूरी दुनिया ने देखा। तब भी लोगों ने समझाया कि भैया अभी भी टाइम है, समझ जाओ, बीजेपी पर नहीं खुद पर ध्यान दो। मगर ना, तब भी इनको लग रहा था कि महाराष्ट्र में तो हम ही जीत जाएंगे। उस कॉन्फिडेंस की वजह यह थी कि लोकसभा इलेक्शन में महाआघाड़ी ने महाराष्ट्र में 48 में से 30 सीटें जीती थी। बीजेपी वाले एनडीए को सिर्फ 17 सीटें आई थी। मगर राजनीति में कुछ भी मान नहीं लिया जाता, कुछ भी फिक्स नहीं होता है। 4 महीने का टाइम चीजें बदलने के लिए काफी होता है और महाराष्ट्र में भी वही हुआ। मध्य प्रदेश में शिवराज मामा ने लाडली लक्ष्मी योजना चलाकर बेटियों को 43,000 देने शुरू किए। महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार ने उसी योजना की यहां कॉपी कर ली। इनफैक्ट वो उससे एक कदम आगे निकल गई। उसने जून में मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना स्टार्ट कर दी। सरकार ने अनाउंस कर दिया कि इस योजना में हम 65 साल तक की महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपए देंगे। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र सरकार ने दिवाली बोनस के तौर पर अक्टूबर नवंबर यानी 2 महीने के 3,000 रुपए एक साथ महिलाओं के अकाउंट में ट्रांसफर करा दी। इलेक्शन से पहले एनडीए सरकार की यह स्कीम गेम चेंजर साबित हो गई। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में यहां तक लिख दिया कि अगर हम दोबारा सत्ता में आए तो इस 1,500 बढ़ाकर महिलाओं को हर महीने 2,100 रुपए देंगे। महाआघाड़ी ने भी अनाउंस कर दिया कि हम आए 3,000 देंगे। लेकिन महाराष्ट्र की जनता को लगा कि कांग्रेस के 3,000 का तो भरोसा नहीं है, इस सरकार में तो हमें 1,500 मिलना शुरू हो चुका है, तो हम ये काहे को छोड़े। तो ये तो एक फैक्टर था। इसके अलावा लोगों को सबसे ज्यादा गुस्सा उद्धव ठाकरे से भी था। शिवसेना का एक बहुत बड़ा सपोर्टर इस बात से नाराज था कि भैया हम तो आपकी पार्टी को बाला साहब की वजह से पसंद करते थे। बाला साहब ने सारी उम्र हिंदुत्व की बात की, आप लोग कांग्रेस से मिल गए। वो कांग्रेसी जो लव जिहाद के खिलाफ नहीं बोलते, वक्फ बिल के भी खिलाफ है, वो लोग जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर भी नहीं गए। इन सब बातों से शिवसेना का वो वोटर बड़ा नाराज था जो सिर्फ हिंदुत्व की वजह से एक वक्त पर इस पार्टी से जुड़ा था। एक और फैक्टर जो बीजेपी और एनडीए के फेवर में गया वो था कटेंगे तो बटेंगे वाला बीजेपी का नारा। इस स्लोगन ने कहीं ना कहीं हिंदू वोटर्स के बीच में वर्क किया। बीजेपी हिंदू वोटर्स को कन्विंस करने में कामयाब रही कि आप लोग जाति से ऊपर उठकर अपनी हिंदू आइडेंटिटी पर वोट दो, और ऐसा लगता है कि इस फैक्टर ने काम भी किया है। तभी तो जब जनता ने महाआघाड़ी में शामिल हर पार्टी का सुपड़ा साफ कर दिया, आपको दिख रहा है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना को अकेले इतनी सीटें मिल गई जितनी कांग्रेस वाली महाआघाड़ी अलायंस को मिली अकेले। कम से कम जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक तो यही अपडेट है। लेकिन हाँ, कांग्रेस के लिए अच्छी खबर झारखंड से आई है जहां जेएमएम के साथ उनका अलायंस जीत गया है। मगर झारखंड के बारे में एक्सपर्ट्स यही कहते हैं कि इतना छोटा स्टेट है कि उसके रिजल्ट का नेशनल पॉलिटिक्स पर कोई उतना असर नहीं पड़ेगा। जिस टाइम तक ये मैं वीडियो बना रहा हूं उस वक्त यूपी में भी बीजेपी ज्यादातर सीटों पर लीड कर रही है। बिहार में भी आरजेडी और कांग्रेस का महागठबंधन बुरी तरह हार रहा है। जो 3-4 सीटें महागठबंधन के पास थी वो शायद सभी सीटें बीजेपी और जेडीयू से वो हार गए।
वेल कहने को तो ये रिजल्ट महाराष्ट्र का था, मगर इस रिजल्ट से कम नेशनल लेवल पर बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। आपको याद होगा जब 4 जून के रिजल्ट में बीजेपी को अपने दम पर 30 सीटें कम मिली तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये कह रहे थे कि अगर बीजेपी हरियाणा और महाराष्ट्र में सरकार नहीं बना पाती तो सेंटर में भी वो बहुत कमजोर हो जाएगी। अब ये मानकर चलो कि इस रिजल्ट के बाद बीजेपी सरकार का तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला, उल्टा अगले साल बिहार में जो इलेक्शन है उसमें बीजेपी नीतीश बाबू के साथ अच्छे से बार्गेनिंग भी कर पाएंगे। कांग्रेस की लीडरशिप वाला इंडिया अलायंस और कमजोर होगा। इस रिजल्ट के बाद अब ये भी क्लियर हो जाएगा कि असली शिवसेना और असली एनसीपी कौन सी है। सेंट्रल लेवल पर मोदी गवर्नमेंट यूसीसी और वक्फ एक्ट पर टफ डिसीजन भी ले पाएगी। और लोकसभा इलेक्शन के बाद कुछ लोग जो ये माहौल बना रहे थे कि मोदी की पॉपुलैरिटी कम हुई है, कम से कम वो परसेप्शन भी अब दूर हो जाएगा। अब आप बोलेंगे रौनक भाई क्या सब कुछ बीजेपी और एनडीए के लिए अच्छा हुआ है, क्या कांग्रेस के लिए कुछ अच्छा नहीं हुआ? हेलो, मैं आपको बताता हूं कि कांग्रेस के लिए क्या अच्छा हुआ इन सारे परिणाम रिजल्ट्स को देखकर। महाराष्ट्र में कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने का एक फायदा, और या फिर ये कहें कि सबसे बड़ा फायदा जो कांग्रेस को हुआ वो ये कि अब कांग्रेस को इस बात की टेंशन नहीं लेनी है कि बीजेपी कहीं उनके विधायक तोड़ न ले। मतलब उनके इतने विधायक जीतकर ही नहीं आए कि उन्हें तोड़ा जा सके। वरना कांग्रेस की असली टेंशन ये होती थी कि या तो उनके उम्मीदवार इलेक्शन जीत नहीं पाते थे और जीत जाते थे तो पार्टी में टिक नहीं पाते थे, फिर बीजेपी के चंगुल से उन्हें बचाने के लिए कांग्रेस को रिजॉर्ट में रुकवाना पड़ता था अपने विधायकों को। और शादी के सीजन में अच्छे रिजॉर्ट भी इतने सारे महंगे मिलते हैं कि नहीं। इस रिजल्ट के बाद कांग्रेस की सारी टेंशन क्या हो गई राहुल जी? खत्म। इस रिजल्ट के बाद कांग्रेस के लिए दूसरा फायदा यह है कि उनकी नेताओं की सेहत के लिए भी ये रिजल्ट अच्छा है। आजकल क्योंकि हर दूसरी रील में अपन क्या देखते हैं, फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स हमें बता रहे होते हैं कि मीठा यानी स्वीट्स हमारी सेहत के लिए कितना खतरनाक है। अगर कांग्रेस जीत जाती तो उनके नेताओं को फिर लड्डू और जलेबी जैसी मीठी चीजें खानी पड़ती, उससे उनका इंसुलिन स्पाइक कर जाता, इससे हार्ट अटैक का भी खतरा बढ़ सकता था। लेकिन एक सेकेंड, जैसा रिजल्ट आया है कांग्रेस का, हार्ट अटैक का खतरा तो अभी भी होगा, लेकिन हाँ लड्डू खाकर बीमार पड़ जाते तो ज्यादा बुरा होता नहीं। वही हरियाणा के बाद अब महाराष्ट्र चुनाव हारने के बाद कांग्रेसी नेताओं की लाइफ में सुकून भी आ जाएगा। कैसे? जैसे लोकसभा इलेक्शन में जब वो 99 सीटें जीते थे तो उनको एक झूठी उम्मीद हो गई थी कि हम तो सरकार में आ सकते हैं। इसी चक्कर में उन्होंने हरियाणा और महाराष्ट्र में बहुत जोर लगाया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। अब लगातार 2 इलेक्शन हारकर कांग्रेस ने अपनी पुरानी फॉर्म फिर से हासिल कर ली है। जून में उनके कुछ नेता जो गुब्बारा बनकर फूल गए थे, महाराष्ट्र के रिजल्ट ने उस गुब्बारे में सुई मारने का काम किया है। नहीं सॉरी, सुई नहीं, ऐसा लग रहा है तलवार ही घुसा दी है। मजा आया। पार्टी के बड़े लीडर्स भी इस गलतफहमी में आ गए थे कि हम तो अब पीएम बनने वाले हैं। इसी चक्कर में बेचारों के फॉरेन ट्रिप्स पर थोड़ा सा लगाम लग गया था, वो कम हो गया था। पहले जहां वो हर हफ्ते विदेश जाते थे, जून के बाद वो महीने में सिर्फ 3 बार ही फॉरेन ट्रिप पर जा पा रहे हैं। स्ट्रगल देख रहे हो बेचारों की? नहीं, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इलेक्शन हारने का सबसे बड़ा फायदा कांग्रेस को यह हुआ है कि अब 5 साल तक कम से कम राहुल जी को यह नहीं सुनना पड़ेगा कि महाराष्ट्र के 2 सीनियर कांग्रेसी नेता सीएम बनने के लिए लड़ रहे हैं। मतलब चाहे पंजाब में अमरिंदर सिंह और सिद्धू हों, राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट हों, और छत्तीसगढ़ में टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल हों, ये लोग तो 5 साल आपस में सीएम बनने के चक्कर में ही लड़ते रहे और बेचारे राहुल बाबा को हर बार रेफरी बनना पड़ता था। अब राहुल बाबा चाहें तो अपने अंदर के रेफरी को कुछ टाइम के लिए छुट्टियों पर भेज सकते हैं, और चाहें तो उस रेफरी को अपने साथ छुट्टियों पर ले भी जा सकते हैं। नहीं मतलब इतने सारे फायदे तो हुए कांग्रेस को एक और इलेक्शन हारने से। फिर आप कहते हो कि हम सिर्फ बीजेपी के फायदे गिनाते हैं। बाकी आपका क्या कहना है महाराष्ट्र के इन नतीजों पर? क्या इस रिजल्ट के बाद मोदी और मजबूत होंगे? राहुल का फ्यूचर क्या होगा? क्या बीजेपी के सहयोगी कमजोर होंगे? जो भी आपको लगता है खुला है, क्या कमेंट बॉक्स जरूर लिखना। वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों से भी जरूर शेयर करना, चैनल भी सब्सक्राइब करके जाना। जल्दी मिलते हैं एक और कड़क वीडियो के साथ। यहीं पर अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। जी अली भाई। जी सकलैन भाई। जी शमीर भाई। जी जनाब राहुल बाबा की जी देखिए जिस तरह से उनके कैंडिडेट जो हैं उनकी आपस में लड़ाई झगड़े तो चलते रहते हैं, ये हम सुनते रहते हैं कि सीएम का जो लफड़ा है ना वो चलता ही रहता है किसी ना किसी स्टेट में कि कांग्रेस के जो 2 नेता हैं जी वो आपस में उनका गठबंधन की बजाय उनका यही जोड़ होता है कि कहता है मैं सीएम बनने के लायक हूँ, ये कहता है मैं सीएम बनने के काबिल हूँ। अब राहुल बाबा की इस टेंशन से तो जान छूटी है ना कम से कम, कि जिस तरह से कांग्रेस की ठुकाई हुई है या जिस तरह से कांग्रेस को मार खानी पड़ी है, वैसे वहमो गुमान से भी बालातर ये कांग्रेस ने भी सोचा नहीं होगा कि इस तरह के रिजल्ट भी आ सकते हैं। एक दफा तो समझ लीजिए कि 440 वोल्टेज का झटका लगा होगा रिजल्ट सुनने के बाद। तो बाकी इन्होंने एग्जाम्पल जो दी है कि वो एक बच्चा जो है वो लगातार फेल अगर हो रहा हो तो उसका अचानक 40 नंबर आ जाए तो वो खुशी का इजहार कैसे करता है वो सारी दुनिया जानती है। इसी तरह से कांग्रेस का जो एक आध बंदा जीता है जिस स्टेट में से, वो स्टेट बड़ी छोटी है, जीते तो हैं कैंडिडेट कांग्रेस के, लेकिन वो स्टेट इतनी छोटी है कि उसका वो कहते हैं ना कि इम्पैक्ट नहीं इतना आएगा
कि जो बड़े इलेक्शन हुए हैं, जिस तरह से बड़ी सीटें लेके तो हुकूमत में आने वाली जो चीज है ना, वो नहीं कर सकते। बीजेपी की अच्छी कारकर्दगी थी, बीजेपी ने अच्छी मात दी है, लेकिन बीजेपी की अगर बात करें, जिस तरह से वो अपने मुद्दे लेकर चल रहे हैं या जिस तरह से वो लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं, उन्होंने कहा है कि जात पात से हट जाइए, इन धर्मों को छोड़ दीजिए, सिर्फ और सिर्फ मुल्क के बारे में सोचिए, देश के बारे में सोचिए, एक हो जाइए। तो इस चीज को लेकर अवाम जो है वो तो बहुत ज्यादा सीरियस हुई है कि वाकई यार बीजेपी ऐसी है जो पूरे कंट्री को जोड़ना चाहती है, लेकिन कांग्रेस जो है ना कहीं वो हिंदू और मुस्लिम वाला जो मुद्दा है ना, वो आज भी उठा के लेके चल रहे हैं, उस मुद्दे की जान नहीं छोड़ रहे। वो कहते हैं कि बस ये ठीक है जी, मुसलमानों की एक जमात है, उसको साथ लगाया हुआ ने और मजहबी कार्ड खेल के तो उनको अपने साथ लगा के तो इलेक्शन जीतने की काफी ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस कोशिश में हमेशा नाकाम हो रहे हैं। बीजेपी के बारे में ये कहते हैं कि ये तो हिंदुओं की सपोर्टर जमात है, एक जो कट्टर हिंदू एक कह लें कि सोच है, वो लेकर चल रहे हैं। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बीजेपी का देखें तो बीजेपी के काम बोलते हैं, लेकिन कांग्रेस का देखें तो कांग्रेस के काम नहीं बोलते। कांग्रेस की सिर्फ बातें बोलती हैं। कांग्रेस वाले क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा चलें जी मुसलमानों का पक्ष लेने के लिए वो नकल उतार लेना, टोपियां पहन लेना, वहां के उनके साथ जाके रोजे अफ्तार करना या ईद की नमाज पढ़ लेना। ओ भाई, ऐसे कामों से वोट नहीं मिलते। आपने लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम क्या किया है, आपने देश के लिए क्या काम किया है, ये चीजें मैटर करती हैं। इंडिया की आवाम जो है वो बहुत ही शऊर वाले लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। वो जानते हैं कि देश के लिए कौन अच्छे काम कर रहा है और कौन है बंदा जो सिर्फ बातों से काम ले रहा है, जिसकी कारकर्दगी जो है वो सिर्फ और सिर्फ 0% है। और वो राहुल बाबा भी हैं, और राहुल बाबा के जो कैंडिडेट्स हैं वो भी कुछ करते नहीं है। वो भी अपने एक दूसरे से लड़ने की वो मुकाबले में लगे हुए हैं। एक कहता है जी कि मैं इस काबिल हूँ कि मुझे सीएम बनना चाहिए, दूसरा कहता है मुझे बनना चाहिए। लेकिन बीजेपी में ये चीजें नहीं है। बीजेपी के जो पॉलिटिक्स है वो भी सारे मिचोर है। बिल्कुल जी। और बात करें तो मोदी जी जो हैं वो महाराष्ट्र में जीत चुके हैं और बहुत बहुत बधाई है उनको, और मोदी जी के सपोर्टर्स को भी, और जिन्होंने वोट डाला है उनको भी। और बाकी रही बात क्या नाम है इसका, राहुल जी जो हैं वो ठीक है, अब आराम करें 5 साल के लिए, जो है वो रिलैक्स हो जाएं। जो रेफरी का वो काम कर रहे थे वो भी खत्म हो गया है। फायदे तो हैं ना, काफी सारे फायदे हैं इनके लिए। और जो अपना बाहर के मुल्कों में जो है वो दौरे होते थे इनके, वो अब ज्यादा हो जाएंगे, पहले कम हो गए थे ना। चले, बहुत फायदे हैं भाई उनके लिए भी। लेकिन बात करें तो लोगों ने जो है वो काम भी देखा है, और बीजेपी नो डाउट के काम बहुत ज्यादा कर रही है मुल्क के लिए। मुल्क के बाहर भी बहुत इज्जत बना रही है अपने मुल्क की, इसमें तो कोई शक नहीं है। और अगर हम कहें कि ऐसा नहीं हो रहा तो ये झूठ है। भाई हो रहा है, बीजेपी काम करवा रही है, अपने मुल्क को आगे लेके जा रही है, उसकी तरक्की कर रही है। तो लोगों ने वो देख के भी वोट दिया। और दूसरी बात ये भी नहीं झुठला सकते कि हिंदुत्व की पॉलिसी जो है वो भी काम आई है, और ये सबको पता है। अजय रौनक भाई भी बोल रहे थे कि जो शिवसेना के जो साथ जो थे बाल ठाकरे, तो वो जो है वो कांग्रेस की तरफ चले गए हैं। कांग्रेस और जो उनको सपोर्ट करती थी, शिवसेना के सपोर्टर थे, वो इस वजह से सपोर्ट करते हैं कि हिंदुत्व को ही जो है पॉलिसी रखते हैं ये बाल ठाकरे भी। लेकिन वो जब कांग्रेस से मिले तो कांग्रेस की जो है वो एक लिबरल वाली जो है वो कह लें कि मुसलमानों की तरफ भी झुकाव हुआ है उनका। तो वो देख के जो है वो उनको वोट बिल्कुल नहीं पड़े, और शिवसेना जो दूसरी पार्टी थी वो जीती है, उधर एनडीए भी जीती है। तो झारखंड में जो है वो अपना राहुल गांधी की जो है वो जीते हैं, वो लीड कर गए हैं। झारखंड जो है वो छोटा स्टेट है और उसका कोई इतना नहीं है, इम्पैक्ट नहीं पड़ता उस पे अपना असेंबली पे। तो लेकिन ये है कि फिर भी जो है वो ये बात भी मानने वाली होगी कि कुछ लोग धर्म के नाम पे भी वोट देते हैं, ये जुटलाई नहीं जा सकती। अब ये रियलिटी है भाई, क्योंकि मुस्लिम जो है वो धर्म के नाम पे ज्यादातर वोट दिए गए हैं राहुल गांधी को। तो जो हिंदू हैं वो जो है ज़्यादातर वोट दिए गए हैं जो कि शिवसेना है वहाँ पे, और या एनडीए है, उनको वोट मिले हैं ज़्यादा। तो मैं ये मानता हूँ कि बीजेपी ने काम करवाए हैं, इसमें तो कोई शक भी नहीं है। लेकिन मैं वोट की बात कर रहा हूँ कि वोट जिस नज़रिए से दिए गए हैं वो तो आज रौनक भाई ने भी जो है वो मान लिया है इस वक्त इसमें। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। काम जो है वो बीजेपी ने करवाया, कांग्रेस ने इतना काम नहीं करवाया, जिसकी वजह से कांग्रेस को ज्यादा मार पड़ी है। और कितने की मुसलमान उतने है नहीं है जितने जाहिर है दूसरी कम्युनिटीज हैं।
तो मुसलमान इतने ज़्यादा नहीं है, वो सिर्फ मुसलमानों के पीछे, मुसलमानों को खुश करने के लिए वही बात कि टोपियाँ पहन, इफ्तारियाँ कर, ये कर, वो कर, उससे मुसलमानों के चंद वोट मिल गए होंगे। लेकिन जो है वो ज़्यादातर वोट नहीं मिले, क्योंकि काम जब करके दिखाएँगे, कुछ काम करेंगे तभी वोट मिलेंगे भाई। वो चाहे हिंदू दें या चाहे मुस्लिम दें। कुछ हैं जो कि धर्म के नाम पे दे देते हैं, कुछ हिंदू भी हैं, कुछ मुस्लिम भी हैं, जो कि धर्म के नाम पे सिर्फ़ देते हैं। तो क्या उनको कोई वोट उनको कोई पता नहीं होता कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। लेकिन ये है कि कुछ ज़्यादातर लोग जो हैं पढ़े-लिखे हैं, तो वो जो है वोट इस वज़ह से देते हैं कि किसकी जो है वो कारकर्दगी ज़्यादा है। ज़्यादा जिसने कारकर्दगी की हो, जिसने मुल्क को के लिए बेहतरी की हो, उसको वोट मिलेंगे। तो वो उन्होंने बता दिया है महाराष्ट्र के लोगों ने कि हमारे लिए जो है वो काम किया है बीजेपी ने। तो बीजेपी इस वक़्त जीत चुकी है वहाँ पे। बिल्कुल जी। और ये इन लोगों का ओपिनियन था और मेरा ओपिनियन भी सेम टू सेम ही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये है कि जिस तरह के हालात वाक़यात नज़र आ रहे हैं और बीजेपी जिस तरह होल्ड कर रही है पूरी कंट्री को, तो भई उसका इम्पैक्ट तो पड़ना है ना। कहाँ पे वो एक पार्टी जो है आपको, कांग्रेस जो है वो एक दिलासा दे रही है कि मैं 3000 कर दूँगी उनकी पार्टी जो है वो 3000 कर दूँगी। कहाँ पे एक पार्टी आपको दे रही है ऑलरेडी और वो कह रही है कि ये तो आपको मिल रहे हैं, इससे ऊपर भी बढ़ेंगे और आने वाले वक़्त में वो भी आपको मिलेंगे। तो उस पे भरोसा ज़्यादा होगा या जिसने खाली दिलासा दिया उस पे होगा? तो ज़ाहिर-सी बात वो और उस पहले भी पता है न्यूज़ निकली थी कि कांग्रेस ने जो है वो वादे किए थे, लेकिन बाद में पूरे नहीं हार किया गए और पूरे नहीं कर पूरे सकते। नहीं किए। क्योंकि हुकूमत में आते तो पूरे कर देना। तो मतलब वही है तो ना। वो लोगों ने कहा कि ये पता नहीं है, भरोसा नहीं है कि ये देते हैं कि नहीं देते। और डाउट तो होता है भाई, हमें भी, हमारे साथ भी हो ऐसा तो हम भी सोचेंगे कि यार चलो ठीक है, मुल्क तरक्की कर रहा है लेकिन हमें जो ज़रूरियाती ज़िंदगी है वो तो मिल रही है। एक चीज़ हमें बेनिफिट मिल रहा है हुकूमत की तरफ से, तो वो कौन-सी पार्टी है जो इक़्तिदार में आई है और उसने काम किए और जो उसने बातें की हैं वो हाली पूरी की हैं। वो समीर भाई कह रहे थे बातों के जो है वो खा रहे हैं कांग्रेस जो है, हम भी बातों की खा रहे हैं यहाँ पे बैठ के, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन 100% हम भी देते हैं, हम भी कोशिश करते हैं हर चीज़ में, तो फिर स्ट्रगल होती है उसके पीछे। फिर आपने करके दिखाना होता है एट द एंड, फिर उस बात पे आपने पूरा उतरना होता है। तो प जब नहीं उतरेगा तो भई एक बार आप करेंगे, दूसरी बार, तीसरी बार आप इग्नोर कर देंगे। तो वो चीज़ होती है। तो यहाँ पे भी वही सिस्टम, वही थ्योरी चलती है। भाई पीछे तो ह्यूमन बीइंग ही है ना, इंसान ही है, उन्होंने ही आपको चूज़ करना, तो वो सोच समझ रखते हैं भाई। वो भेड़-बकरियाँ नहीं हैं। तो कुछ परसेंट होंगे जो रोटी, कपड़ा, मकान और इन चीज़ों के पीछे होंगे। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो आगे की सोच रहे होते हैं, फ्यूचर में जा रहे होते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि मुल्क भी हमारा स्टेबल रहे, जो हमसे नीचे हैं उनकी ज़िंदगी भी आसान रहे, तो उनके लिए भी वो फैसला करते हैं। हमेशा वो अपने लिए स्टैंड नहीं लेते। वो लोग भी हैं, तो वो लोग सोच समझ रखते हैं, उन्होंने भाई बीजेपी को चुना है, उनके लोगों को चुना है कि वो आएँ, ताकि इस पार्टी से रिलेटेड होंगे तो जो कुछ अच्छा हो रहा है उनमें वो भी आएँ। और ये नहीं है कि राहुल गांधी की तरह जनाब कभी वो डंड पेल रहे हैं, कभी वो क्रिकेट खेल रहे हैं, कभी वो कोई स्टंट कर रहे हैं। भाई करें स्टंट, सब कुछ करें, लोगों लोगों से मिले-जुलें, लेकिन उस प्रोपेगेंडे के तहत नहीं। एक पब्लिक स्टंट के थ्रू या एक पॉलिटिकल स्टंट जो है वो ना करें। वो अगर आप करेंगे भाई तो आपकी सियासत, आपके मैं कहूँ कि बहुत बड़ा नाम है, आपकी फैमिली का और आपकी पार्टी का। तो उसका तो कम से कम ख़्याल रख लें। तो फिर आज जो रौनक सर जिस तरह बेइज़्ज़त कर रहे हैं उनको मीठी-मीठी तरह, तो भाई फिर होना बनता है। आप अगर काम करेंगे तो यही आरजे रौनक भाई जो हैं आपको रोस्ट नहीं कर रहे होंगे। आई नो इम्पैक्ट नहीं पड़ता आप लोगों को कि यार ये रोस्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे, वो बहुत बड़ी पार्टी है और बहुत बड़े इंसान हैं, लेकिन कहीं न कहीं आप अच्छे काम कर रहे होते हैं और यही पता चलता है कि राया आपके बारे में क्या सोचती है। एक नीचे से नीचे तबके वाला बंदा जो है वो क्या सोचता है आपके बारे में। वो इम्पैक्ट जो है वो बड़ा ज़रूरी होता है और वही चीज़ जो है आने वाले वक़्त में आपको बेनिफिट देती है। और ये चीज़ें जो हैं राहुल बाबा जो है ना भूले पड़े हैं। कभी मोदी साहब को जफ्फियाँ डाल रहे होते हैं असेंबली में, कभी उनसे माज़रत कर रहे होते हैं, कभी उनके खिलाफ जली-कटी सुना रहे होते हैं पता नहीं किस-किस तरह। तो ये चीज़ें जो है और उन्होंने फिर सबसे बड़ा जो मुझे बुरा लगा इन अ पर्सनल वे, जो मज़हबी कार्ड जो उन्होंने खेला, मतलब वो इस्लामिक पक्ष लेकर, मुसलमानों का पक्ष लेकर और वो चीज़ जो कर रहे हैं, वो अच्छा नहीं यार। अपने बलबूते पे वो कहते हैं ना अपने कंधे पे रख के चलाएँ तभी मज़ा है, दूसरों के कंधे पे रख के मत चलाएँ। बहरहाल जी, आपका इटर्नल मैटर और जो उनके चाहने वाले हमको देख रहे हैं, आपको मुबारकबाद और जो दूसरी पार्टी के चाहने वाले हैं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम यार। और कमेंट सेक्शन ओपन है जी आपके लिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफ़िज़, पीस। पीस।